एक सॉन्ग के बनने की जर्नी क्या होती है? इंस्पिरेशन आपको स्ट्राइक करती है या फिर I think it's a divine intervention, यार। चोरी चोरी तेरे ख्यालों में खोई खोई रातों को जागी ना सोई सोई यादों में तेरी मैं रोई रोई। हर एक इंसान अगर जो ये देख भी रहा है और अगर वो खुद गाने बनाता है या लिखता है, वो मानेगा ये बात कि हम एक मैसेंजर होता है। सो यू बिलीव इन आर्ट नॉट आर्टिस्ट? I mean, art makes you the artist. एक आर्टिस्ट की वॉइस ज़्यादा मैटर करती है या ऑटो ट्यून का टेक्निक्स? सब लोग ऐसे ऑटो ट्यून एज एन इंसल्ट यूज करने लगे। हाँ, आप दुनिया के सबसे सुरीले सिंगर को भी अगर पकड़ोगे तो वो ह्यूमनली 440 विच इज परफेक्ट पिच पे नहीं गा पाएगा। तो ऑटो ट्यून एक सॉफ्टवेयर होता है जो आपकी आवाज को 440 पे लेके जाता है, पर मेन पॉइंट इज ऑटो ट्यून डज नॉट मेक यू अ गुड सिंगर। ऐसा कोई मोमेंट था मतलब कि जब आपको लगा कि हाँ आई एम फाइनली अराइव्ड, मैं एक सिंगर बन चुकी हूँ? जब मैं रहमान सर के सीरीज में थी जी। एंड मैंने जब फर्स्ट ऑडिशन पास किया था एंड बिकॉज मुझे पता चला कि रहमान सर ने अप्रूव किया है, तब मुझे लगा कुछ तो होगा, मतलब कुछ तो अच्छा ही गा रहे होंगे। रैपिंग के बारे में क्या ओपिनियन है? लेट्स स्टार्ट विद योर जर्नी. How you started singing? It's your passion or you started it as a hobby? I actually started as a hobby because मेरी फैमिली में कोई म्यूजिशियन नहीं है, like nobody sings in my family, nobody is a singer, कोई एक ताल में भी ताली नहीं बजा सकता। Okay. But it's a cute little story. हम्म. So like कोई बेबी होता है, हम उसको जैसे झूला झुलाते हैं, जी. तो यूजुअली वी जस्ट डू और समथिंग ताकि वो सो जाए। जी. सो आई हैव एन ओल्डर सिस्टर, मॉम डैड कभी भी वो करते थे तो मैं सोने की जगह उसको रिपीट करती थी। हम्म. तो ये आई थिंक उनका फर्स्ट साइन था कि हाँ ये गाना गाती है, तो ये गाना गाएगी बड़ी होके। एंड इवेंचुअली व्हाट हैपेंड वाज आई थिंक आई वाज लकी, मैं जो स्कूल में थी उसमें इंडियन म्यूजिक, वेस्टर्न म्यूजिक ऐसे हॉबी सब्जेक्ट्स थे, उसमें कोई मार्किंग नहीं होता था, बट इट वाज जस्ट फॉर फन। जी. तो उसमें मेरी टीचर ने रिकग्नाइज किया कि मैं सुर पकड़ने की लैंग्वेज में समझ है, तो शी कॉल्ड माय मॉम एंड सेड कि यू नो आप इसको एक म्यूजिक स्कूल में डालो, जी. इसको आगे सिंगिंग करनी हो या ना करनी हो, ये उम्र में सीखना भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है अगर उसको बाद में कुछ करना हो। तो थैंकफुली उनके वजह से फिर मॉम तो फुल सरप्राइज थी कि अगर कोई गाता नहीं तो इसमें कहाँ से आया। बट अगेन आई वाज लकी कि मॉम ने मुझे तो भी डाल दिया एक म्यूजिक स्कूल में। सो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड एंड देन आई केप्ट परफॉर्मिंग स्कूल में, कॉलेज में। हमारी बॉम्बे में जूनियर कॉलेज भी होती है, हम कॉलेज थोड़ा जल्दी शुरू कर लेते हैं। हाँ. So your parents were supportive. They are my biggest fans. मैं गंदा भी गाऊंगी ना उनको पसंद आएगा। So that helps. मेरे अकॉर्डिंग जितना मुझे पता है, क्योंकि मैं इस फील्ड से बिलोंग नहीं करता, तो जहाँ तक मुझे हाँ। पता है कि एक म्यूजिशियन बनना एक रिगरस ट्रेनिंग लगती है उसमें, कि आपको हर दिन रियाज करना पड़ता है, अपने वोकल्स पे ध्यान देना पड़ता है, इवन डाइट, आप क्या खा रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, बहुत कुछ होता है. सो Especially after you become a professional. ओके. सो टेल मी अबाउट योर रूटीन, कि आपने क्या क्या चीज़ें करी हैं या ऐसी कोई चीज़ जो आपने सेक्रीफाइस करी हो? हाँ, बट वो ओके, सो ठंडा और तीखा यूजुअली सिंगर्स नहीं खाते, पर मैं सिंगर होने के अलावा भी बचपन से मुझे वो सूट नहीं करता। सो अगर मैं कुछ भी आइस वाला खाऊंगी मुझे इमीडिएटली सॉर थ्रोट हो जाएगा। ओके. So I'm just sensitive to cold and allergic to a lot of spicy. ओके. And मैं गुजराती हूँ तो घर पे ज्यादा स्पाइसी बनता भी नहीं है, तो मेरा टेस्ट पैलेट ही वैसा है। ओके. So that helps me as a singer क्योंकि easy हो जाता है कट डाउन करना। And बाकी तो like cold drinks and everything I'm not a fan of because sugar मैंने like completely off कर दी. ओके. Since 1 year I've been like completely off sugar. The only source of sugar is fruits. ओके. तो आई एग्री कि वोकल हेल्थ के लिए स्पेशली व्हेन यू आर अ प्रोफेशनल, जब हम इतना टूर करते हैं, सोए बिना ट्रैवल करते हैं और गाते रहते हैं, जी. उसका एडवांटेज ये है कि आपको रियाज फॉर्मल थोड़ा कम भी करो तो चलता है, बिकॉज आप हमेशा दिन रात गा रहे हो, तो आपका उसी में रियाज हो रहा है, आपका काम है आपका रियाज। एक ये एडवांटेज है, बट डिसएडवांटेज ये है कि ये हेल्थ के रिगार्डिंग यू हैव टू बी रियली रियली वेरी केयरफुल बिकॉज यू कांट फॉल सिक इतना टूर करते वक्त। ऐसा कोई मोमेंट था मतलब कि जब आपको लगा कि हाँ आई एम फाइनली अराइव्ड, मैं एक सिंगर बन चुकी हूँ? आई थिंक काफी लेट हुआ वो मोमेंट, अराइव्ड में ही हुआ जब मैं रहमान सर के सीरीज में थी, जी. यूट्यूब सीरीज। एंड मैंने जब फर्स्ट ऑडिशन पास किया था, जी. क्योंकि वो उनके अप्रूवल से हुआ था,
एंड बिकॉज मुझे पता चला कि रहमान सर ने अप्रूव किया है, तब मुझे लगा कुछ तो होगा, मतलब उनको लगा तो कुछ तो अच्छा ही गा रही होंगी। हाउ ही इज इन अ पर्सन, रहमान सर हैं कैसे मतलब एक्चुअली? So everyone knows he's very silent. Like he chooses एकदम कम वर्ड्स बोलने के लिए and all ओके that. पर आई थिंक बहुत कम लोगों को ये पता है, और जिन्होंने उनके साथ काम किया है उनको ही पता है कि वो एक्चुअली बहुत फनी भी है। लाइक ही क्रैक्स अ लॉट ऑफ जोक्स। ओके बस उनका मूड होना चाहिए, एंड वो अच्छा अच्छे से वो रेस्टेड जब भी सोए हो, वैसा हम्म अगर ऐसे अच्छे मूड में होंगे, हेक्टिक हम्म स्केड्यूल में नहीं होंगे, तभी हम्म ही क्रैक्स अ लॉट ऑफ जोक्स, हम सबको हंसाएंगे। तो उनका वो साइड भी देखा है मैंने। और वो जब एक शांत इंसान से आता है तो ऐसे शॉक लगता है कि है ये कहाँ से आ गया। डुअल पर्सनालिटी टाइप्स। Yeah, you get confused because silent people are usually not like joke crackers. सो But yeah, एक सॉन्ग के बनने की जर्नी क्या होती है कि मतलब इंस्पिरेशन आपको स्ट्राइक करती है या फिर एज सच? I think it's a divine intervention यार। मतलब मुझे लगता है कि not just me, हर एक इंसान अगर जो ये देख भी रहा है और अगर वो खुद गाने बनाता है या लिखता है, जी वो मानेगा ये बात कि हम एक मैसेंजर होता है। वो कोई एनर्जी होती है, या भगवान बोलो, यूनिवर्स बोलो, जो भी होती है, इट्स लाइक इट कम्स टू यू एंड देन वो आपके वाया आपके काम में दिखता है, ट्यून ओके में या लिरिक्स में। So it's spiritual. It's too spiritual. सो यू बिलीव इन आर्ट नॉट आर्टिस्ट? Yeah, I mean, art makes you the artist. So yeah. ये एक आर्टिस्ट बोला है तो हाँ मे बी ये आर्टिस्ट की तरफ से आ रहा है तो हाँ जेन्युइनली मे बी। Yeah, I mean, at least मेरे लिए it's very spiritual. अगर मुझे कोई अभी बोलेगा कि कोई ट्यून बना के दो, तो मैं शायद ना बना पाऊँ। पर आधी नींद में कभी नेचुरली आ जाएगा, अच्छा कभी शावर लेते लेते आ जाएगा, ओके कभी रैंडमली चलते चलते वॉक करते करते कोई ट्यून आ जाएगा, एंड देन आई जस्ट गो ग्रैब माय फोन एंड मैं edit कर लेती हूँ। ऐसा कोई इंसिडेंट बता सकते हैं आप कि मतलब आपको सबसे अब्सर्ड जगह जहाँ पर आपको इंस्पिरेशन स्ट्राइक हुई? अब्सर्ड इन द सेंस लोकेशन वाइज नहीं, बट थोड़ा ओके अब्सर्ड है। सो लॉकडाउन में मैं वो आईफोन में गराज बैंड जो होता है इनबिल्ट टाइम पास, उसमें कुछ तो ऐसे कुछ कर रही थी, एंड मैं इतनी अच्छी गिटारिस्ट नहीं हूँ। सो गराज बैंड में इजी हो जाता है टाइप, मतलब वो क्या प्रेस करो कुछ एक बटन आइकन, तो उसमें वो कॉर्ड बज जाता है। हाँ तो मैं वो कुछ ऐसे टाइम पास करते करते, तो मैंने एक लूप बनाया कोइंसिडेंटली, ऐसे ही हाँ फिजिट करते करते, हाँ एंड देन आई एंडेड अप within 15 minutes making an entire song on that loop. ओके बस वो लूप लेके मैंने पूरा एक मेरा फर्स्ट सॉन्ग कहने दो जो रिलीज किया था मैंने, वो बस वो टन 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 टन, ये एक लूप पे मैंने पूरा गाना बना लिया है। नाइस यार। या सो मतलब आर्टिस्ट के साथ मतलब स्पेशली सिंगर्स के साथ ये बहुत होता है कि उनको बोला जाता है कि ये ऑटो ट्यून बहुत यूज़ करते हैं, तो ऑटो ट्यून का इतना इम्पोर्टेंट रोल क्या, मतलब एक आर्टिस्ट की वॉइस ज़्यादा मैटर करती है या ऑटो ट्यून का टेक्निक्स? आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज ये क्लैरिफाई करना एक म्यूजिशियन के लिए भी आजकल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज हो गया है, बिकॉज सब लोग ऐसे ऑटो ट्यून एज एन इंसल्ट यूज करने लगे हैं। हाँ इट्स नॉट, इट्स बेसिकली अ सॉफ्टवेयर। आप दुनिया के सबसे सुरीले सिंगर को भी अगर पकड़ोगे तो वो ह्यूमनली 440 विच इज परफेक्ट पिच पे नहीं गा पाएगा या नहीं गा पाएगी। सो ऑटो ट्यून एक सॉफ्टवेयर होता है जो आपकी आवाज को 440 पे लेके जाता है, वो परफेक्ट पिच पे लेके जाता है, जो ह्यूमनली इम्पॉसिबल है। और वो हम इसलिए करते हैं बिकॉज आजकल साउंड बदल चुका है, और जो ट्रैक्स होते हैं, मतलब वॉइस के अलावा का जो आप सुनते हो, कोई जी सुनता है जी सॉन्ग, दैट इज प्रोड्यूस्ड नॉट लाइव। ओके तो वो 440 परफेक्ट पिच, क्योंकि वो मशीन से बनाया होता है वो होता हाँ है। हाँ तो उसकी जगह अगर आप एक ह्यूमन वॉइस जिस पर ऑटो ट्यून ना लगाए उसको अगर ब्लेंड कर दोगे तो वो बेसुरा सुनाई देगा, वो अच्छा नहीं लगेगा। पर मेन पॉइंट इज ऑटो ट्यून डज नॉट मेक यू अ गुड सिंगर, ओके इट डज नॉट मेक यू अ सुरीला सिंगर ऑल्सो। उसके आगे भी मेलोडाइन, पिच करेक्शन, फ्लेक्स पिच, ये सब लगता है, तब जाके वो एक एक सुर करेक्ट होता है। तो ऑटो ट्यून आपको एक सुरीला सिंगर बना भी नहीं सकता, वो सिर्फ बेचारा बदनाम हो गया बिकॉज लोगों को पता है, एक सॉफ्टवेयर लोगों को पता है तो बस वही वो बोल रहे हैं। बट हाँ इसकी नॉलेज होना भी इतनी इम्पोर्टेंट है। ऑटो ट्यून डज नॉट मेक यू अ सिंगर।
सो अगर मैं पूछूं कि एक सिंगर, अगर मैं एक इंसान को उसकी वॉइस पे जज करूं या उसके पूरे कंपोजिशन पे, कि मतलब उस बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ कितना सिंक हो रहा है या ऑटो ट्यून के हिसाब से कितना बढ़िया जा रहा है, या फिर उसकी रॉ आवाज़ को अगर मैं जज करना चाहूँ तो? आई थिंक ओके सो ये थोड़ा डिबेटेबल है। अगर मैं इन शॉर्ट बोलने की कोशिश करूँ तो एक रॉ सिंगर, मतलब एक ही गाना, एनी सॉन्ग, एक सिंगर अगर रॉ अच्छे से गाएगा, लेकिन उसको अगर माइकिंग की समझ नहीं होगी रिकॉर्ड करते वक्त, हाँ, तो वो उतना अच्छे से नहीं गा पाएगा। अच्छा, सो नॉट ऑल गुड सिंगर्स आर गुड रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट। ओके, तो रिकॉर्डिंग पे से अगर जज किया तो पर उसका मतलब ये नहीं कि वो बुरा सिंगर है। तो ये डिबेटेबल है। और ओके, आई थिंक बेस्ट आंसर ये है कि आप ओवरऑल जज करो। ओके, अगर आपको कोई रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट जिसको आप लाइक अरिजीत फॉर दैट मैटर, हमको जैसे उनको इतने लेजेंडरी सिंगर्स को और इतने फेमस बिजी सिंगर्स को ऐसे रॉ गाते हुए सुनते नहीं। हाँ, तो अगर आपको अरिजीत तो अलग लीग है, बट कोई भी सिंगर को आप जो रिकॉर्डिंग पे सुन रहे हो लेकिन आपको लगता है कि नहीं उसकी ओवरऑल टैलेंट मुझे देखनी है, तो आप उनके शोज पे जाओ जिसमें वो ऑटो ट्यून, और ये ऑटो ट्यून आजकल लग रहा है शोज पे, बट तो भी इतनी प्रोसेसिंग नहीं होती जितना एक रिकॉर्डिंग पे होती है। सो देन आई थिंक अगर जज करना है या जानना है कोई सिंगर कितना या कितनी अच्छी है, देन यू लिसन टू एवरी एंड देन जज। आई वांट टू आस्क वन स्पेसिफिक क्वेश्चन। अरिजीत सर को इतना, मतलब इतना इतना अच्छा कैसे गाते हैं वो? मतलब मैं Nobody knows. मैं तो भगवान मानती हूँ उनको। लाइक अगर भगवान की आवाज होती हाँ, तो ये होती। वही, वो इतना मेस्मराइजिंग उनके गाने, स्पेशली अगर वो लिख भी रहे हैं, उनके खुद के सॉन्ग्स हैं वो इतने बढ़िया होते हैं। करेक्ट। he's a legend, he's a living legend, and I think हम सब लकी है कि हम उनके एरा में जी रहे हैं। तो उसमें सब आ गया। लाइक he's God, he's भगवान। अ, We can do anything. अगर मैं आपसे पूछूं कौन कौन से लोग आपको इंस्पायर करते हैं, जिनको आप एज अ आइडल या मेंटोर देखते हैं, वो कौन है? सुनिधि चौहान। I think she's a complete artist in terms of performance, recordings. Like as I said, सब चीजों पे अगर आप किसी आर्टिस्ट को जज करो या जानो या सीखो, जी, तो आप वो एक ऐसा आर्टिस्ट है जो वो कुछ भी कहीं पे भी गाएंगे, लाइव रिकॉर्डिंग में, एक इंटरव्यू में कुछ गुनगुना रहे, आप उससे हर एक सेंटेंस और लाइन जो उनके मुंह से गाने में निकलते है उससे सीखोगे। जी, She's an institution in herself and a great performer, and recently she's been dancing, so diva she is. मेरे लिए I think because she's a complete package, ऑलराउंडर। all rounder, complete package है। So I think I try to achieve उसका आधा भी अगर हो जाए तो मेरा करियर बहुत सक्सेसफुल हो जाएगा। वो इतने टैलेंटेड। स्टेज परफॉर्मेंस कैसी होती है? क्योंकि आप खुद एक स्टेज परफॉर्म करते हो गाते गाते, तो वो टफ होता है या कंपैरेटिवली इजी हो जाता है विद प्रैक्टिस? It depends on how well practiced you are. So अगर Okay. आपको लाइव शोज करने की काफी आदत है, हाँ, तो आपको लाइक यू लर्न ऑन द जॉब ओनली। आप वो ट्रिक्स जान लेते हो, आपको माइकिंग टेक्निक की समझ हो जाती है, आप अच्छा साउंड इंजीनियर रखते हो, तो आपको पता है कि आपके गले पे स्ट्रेन नहीं आ सकता, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और ये आपको कोई नहीं सिखा सकता, ये आपको खुद ही सीखना पड़ता है करते ट्रायल एंड करते। एरर टाइप। Absolutely. Every show, I feel, every show a performer learns something. So अगर वो एक्सपर्टीज के साथ और इतनी लर्निंग की समझ अगर आपको है, तो देन लाइफ डजंट बिकम अ प्रॉब्लम। पर अगर किसी को पसंद ही ना हो लाइव गाना, मैं काफी सिंगर्स को जानती हूँ जिनको लाइव शोज में मतलब इंटरेस्ट ही नहीं, जी, उनको सिर्फ स्टूडियो में गाना पसंद है। तो देन उनको अगर स्टेज पे रख दो, या वो ऐसे इंट्रोवर्ट टाइप हो जो ऐसे ऑडियंस के साथ ज्यादा जेल नहीं हो सके, तो फिर उनके लिए थोड़ा इरिटेटिंग हो जाता है कि नहीं स्टेज पे नहीं गाने, हम स्टूडियो में। ओके। It depends on your personality and your expertise and your practice. आपको कंफर्टेबल होने में कितना टाइम लगा? मुझे कभी भी स्टेज फ्राइट नहीं था। सो बिकॉज आई मेंशन कि मैं हाँ, इतनी सी हाँ, थी तब से मैं स्टेज पे, मतलब मुझे सब चढ़ा रहे थे। सो वो अब मुझे काम लग रहा है, बिकॉज आई यूज्ड टू ऑलवेज एंजॉय बीइंग ऑन स्टेज, इवन एज अ किड, एज अ टॉडलर। ओके, आई हैव नेवर फेल्ट ऐसे नर्वस। आई हैव ऑलवेज फेल्ट वेरी कंफर्टेबल बीइंग इन फ्रंट ऑफ 10,000 पीपल हो या 10 लोग ऑडियंस, मेरे लिए सेम है। और मेरी पर्सनालिटी इतनी एक्सट्रोवर्टेड है नहीं, मैं थोड़ी एम्बिवर्ट टाइप हूँ। ओके। तो ना मैं इधर हूँ ना मैं उधर, मैं कहीं बीच में हूँ। बीच में लाई करते हो। हाँ, बट स्टेज पे पर्सनालिटी बदल जाती है। देन यू आर एन आर्टिस्ट, देन यू
you are true to your art Hmm. and you just focus on doing good. Bas, that's it. Baki Ram Bhरोसे. Ah, nice. So let's talk about your current work. औरों में कहाँ दम था? Oh yeah, that was a very surprise ये release मेरे लिए भी तो randomly हुआ. ये स्टार्ट कैसे हुआ? So I knew this artist manager जिनके साथ मैंने काम किया था और usually आर्टिस्ट मैनेजर्स एक नहीं मल्टीपल आर्टिस्ट को ये करते हैं मैनेज करते हैं. जी. तो MM क्रीम तो कंपोजर थे मुझे पता भी नहीं था क्योंकि मुझे ये आर्टिस्ट मैनेजर का जब एक कॉल आया अर्जेंटली एक संडे आफ्टरनून को आया और मुझे पूछा कि आपके पास रिकॉर्डिंग सेटअप है घर पे. मैंने बोला हाँ. एंड ही सेड कि मैं एक ट्यून भेजता हूँ. आदित्य देव प्रोड्यूसर है जी. म्यूजिक प्रोड्यूसर. उन्होंने बनाया है ट्रैक. आप सिर्फ ट्रैक सुन के हम करो एंड देन ही गेव मी द इंस्ट्रक्शंस म्यूजिक इंस्ट्रक्शंस डायरेक्शंस. ये पार्ट थोड़ा सॉफ्ट गाना है, ये पार्ट थोड़ा बोल्ड गाना है. इतना ही उन्होंने बोला. वो छोटा सा पार्ट था तो मैंने घर से गा के भेज दिया एंड वो अप्रूव. देन मैंने देखा कि वो ट्यून कंपोज किसने किया MM क्रीम. एंड आई वाज लाइक ओह शिट. तो पूरा रैंडम था. सो मतलब जो बॉलीवुड है एज अ इंडस्ट्री वो इंटरवीन करता है सॉन्ग्स में कि मतलब एक सिंगर की फ्रीडम्स पे वो जिस तरीके से गाना चाहता है या उनको बॉलीवुड से व्हाट डू यू मीन? फॉर एग्जांपल एक सॉन्ग है जो आप अपने स्टाइल में या अपने उसमें गाना चाह रही हैं. सो इंडस्ट्री डज फोर्स यू टू सिंग दैट सॉन्ग इन अ पर्टिकुलर वे और इंटरप्ट्स यू. So do you mean music director? हाँ. Because स्टूडियो में जब हम गाते हैं तो इंडस्ट्री का मतलब म्यूजिक डायरेक्टर होता है, मैक्सिमम लिरिसिस्ट होते हैं, कभी कभी प्रोड्यूसर्स आते हैं, फिल्म प्रोड्यूसर्स जी जी एंड म्यूजिक प्रोड्यूसर्स. इतने ही लोग यूजुअली स्टूडियोज में होते हैं. सो दे डोंट लाइक intervene as such, but they guide you. Okay. Because when you are recording someone else's song, it is their song. तो वो आपको बताएंगे लाइक उनका बच्चा होता है वो, तो उन्होंने बनाया होता है. सो उनका हक बनता है वो आपको डायरेक्शन दे. बट आई थिंक everyone gives you ऐसे 50-50. वो बता देते कि आपको क्या गाना है और कैसे गाना है, उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस है, एंड देन अदर 50% द सिंगर. सो दैट्स व्हाई एक ही ट्यून आप देखोगे हर सिंगर अलग गाएगा क्योंकि हर सिंगर की अपनी स्टाइल होती है, अपना तरीका होता है गाने का. सो इट्स अ बैलेंस आई फील. ये पता है टू बी ऑनेस्ट मुझे बहुत लंबे टाइम तक लगता था कि एक सॉन्ग अगर इस धुन में गाया गया तो इसी धुन में ही गाया जाता है. अभी रिसेंटली हमारे पॉडकास्ट में एक और म्यूजिशियन आए थे. मैंने उनसे ये सवाल पूछा था कि मैंने कहा एक चीज़ बताओ, अगर एक सॉन्ग है उसके लिरिक्स हैं उसको पर्टिकुलर डिफाइन कैसे होता है, वो इस ट्यून में कैसे जाएगा या इस फ्लो में कैसे जाएगा. फिर उसने बताया मुझे कि भाई एक सॉन्ग को तुम हज़ारों तरीके से गा सकते हो. एब्सोल्युटली. सो ऐसा कोई सॉन्ग है जो आपको लगता है कि डिफरेंट टोन में ज़्यादा बेटर लगता? आई थिंक मैं रिस्पेक्ट करती हूँ. अगर मुझे ऐसा लगे भी तो मैं फिर इमीडिएटली ये सोचती हूँ कि ठीक है कंपोजर का ये अप्रोच था तो फिर मैं कौन होती हूँ जज करने वाली. बट recently I just heard, although I'm a fan of Papon, मेट्रो का साइड बी वाला जो पूरा नॉर्दर्स ट्रैक का एल्बम है, लाइक साइड ए साइड बी ऐसे दो है. Okay. मेट्रो में उसमें से साइड बी में पापॉन का कोई जमाना लगे का एक वर्जन मैंने सुना जो उन्होंने थोड़ा अपने स्टाइल में सूफी स्टाइल में. आई जस्ट थॉट कि वो थोड़ा ज्यादा हरकतें यहाँ वहाँ है. सो बट दैट इज माय प्रेफरेंस. इसमें कुछ राइट रॉन्ग नहीं है. आर्ट इज वेरी सब्जेक्टिव. तो ये बिकॉज यू आस्क्ड मी, आई थिंक मुझे ये रिसेंट एग्जांपल मुझे लगा. सो उसके कंपैरिजन में मुझे अरिजीत वाला या शाश्वत वाला कमर्शियल वे ऑफ सिंगिंग वो कॉम्पोजिशन पे मुझे ज्यादा अच्छा लगा जी. मुझे थोड़ा ज्यादा बोल्ड एक्सपेरिमेंट लगा. सो टेल मी, अगर कोई गाना है वो कैसे एक्सप्लेन करूँ इसको, मेरे लिए थोड़ा टफ है ये कि एक गानों जैसे आपको कोई लिरिक्स दिए, आपकी अप्रोच क्या रहती है, मतलब स्टेप्स क्या रहते हैं कि उसको फिगर आउट आपको करना है कि कैसा किस धुन में गाना है, किस लय में गाना है. सो विद टाइम आपको आ जाता है एक सर्टेन आपका वो बन जाता है कि जैसे मेरी नीश ये है कि मेरे को पॉडकास्टिंग अच्छी लगती है तो मेरा ये रहता है कि मैं जिन जिनको अप्रोच कर सकता हूँ, जिन जिनको ला सकता हूँ तो मैं उनको लाता हूँ.
सो अगर आपको एक लिरिक्स दिए तो वो एक कंस्ट्रेंट हो जाता है कि आपने स्टार्टिंग में भी वही परफॉर्म किया था सेम धुन में सेम लाइन में, तो कंसिस्टेंटली वही रहता है या आप नए नए एक्सपेरिमेंट या चेंज करने की कोशिश करती हैं? बट यू आर आस्किंग मी मेरे खुद के गाने पे या मैं हाँ, किसी आपके के खुद लिए के गा गाने रही पे। हूँ? सो व्हाट इज योर क्वेश्चन अगेन एग्जैक्टली? खुद के गाने पे लिरिक्स? हाँ, अगर लिरिक्स प्रोवाइडेड है और आपका खुद का हाँ गाना है तो आप उनको हाँ, सेम जैसे आपने अपना प्रीवियस वर्क किया है उसी के टोन में ट्राई करती हैं या यू डू समथिंग एक्सपेरिमेंटल? depends on how what the song requires. ओके। So as a singer, you have to mold your singing that way. Like मैं एक bold गाना sweetly नहीं गा सकती, मैं एक sweet गाना ज़्यादा throw के साथ नहीं गा सकती. So it depends. But lyrically, it's just that आप हर एक word को feel करो. Like that's like what you're reading, you should be able to say with more meaning. ओके, सो मतलब इट्स अ प्रोसेस कि आप जितना लर्न करते रहेंगी या जितना ट्राई करते रहेंगी वो इम्प्रूव होते रहेगा। It's a constant process. आप कभी ये नहीं बोल सकते कि मुझे म्यूजिक में सब आता है, आपको नहीं आ सकता, एक पूरे जन्म में नहीं आ सकता. इट्स सो डीप एंड इट्स सो मच. सो हाउ इज योर जर्नी गोइंग अभी तक की? इट्स बीन ग्रेट. मुझे ज्यादा टाइम हुआ नहीं है बिकॉज मैं आई थिंक 4-5 years इट्स बीन इन द इंडस्ट्री, जिसमें से 2 साल तो लॉकडाउन में चले गए. बट yeah, otherwise it's been great, like the opportunities, and I've been lucky that way. And मुझे एक्चुअली बहुत ज्यादा काम करना बाकी है, तो मुझे तो लगता है मैंने आज शुरू किया है हमेशा. ओह, तो अगर मैं तो पूछूं आपसे आने वाले 5 साल का क्या प्लान होगा आपका, हम्म, तो वो क्या है? okay, I want a balance of more like indie, मेरे खुद के गाने indie releases mixed with playback projects, collaboration projects even indie में. सिर्फ मैं अकेली नहीं, मैं ज्यादा जो जिनको मैं एटलीस्ट फॉलो करती हूँ उनके साथ मैं कोलैबोरेट करूँ. एंड लॉट ऑफ गुड लाइव शोज. सो आई वांट एवरीथिंग इन माय. सो अगर आपको प्रेफरेंस मिले, चूज करने को मिले कि लाइव शो और मेक योर ओन सॉन्ग विथ योर पीपल यू लाइक टू सिंग, सो व्हाट डू यू प्रेफर? सेकंड, मेक योर ओन। बिकॉज वो ज्यादा क्रिएटिव है ना, वो कमर्शियल. और कौन से ऐसे आर्टिस्ट होंगे जिनके साथ आप परफॉर्म करना चाहेंगे? टॉप 3। अरिजीत, ऑफ कोर्स। सुनी जी, हाँ, एंड श्रेया जी. ओके। लिस्ट बहुत लंबी है बट आपने 3 बोला तो मैं 3 बोला. थोड़ा कंट्रोवर्शियल सवाल होगा, बट रैपिंग के बारे में क्या ओपिनियन है? मैं ऑनेस्टली हिप हॉप और रैप नहीं सुनती. आई नो मुझे सुनना चाहिए बिकॉज हर टाइप का म्यूजिक सुनना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बट आई विल एक्सेप्ट द फैक्ट कि मैं ज्यादा रैप सुनती नहीं हूँ. मुझे बहुत ही कम नॉलेज है रैप के बारे में. तो अगर आपको कोलैब करने का मौका मिले किसी बड़े रैपर्स के साथ, सो वुड यू? बनाई से बादशाह, आई लाइक हिज रैप. I like the fun he has with his rap. I'm king. I'm a fan. I love his. Same. I also hugely admire King. क्योंकि उनके गाने में एक्चुअली वो रैप भी गाते हैं, एक मेलोडी भी गाते हैं. Exactly. So बहुत versatile rapper है, rapper singer है. हाँ. So what are your thoughts about copying someone और inspiring? पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि ये आपके लिए क्या है, कॉपी और इंस्पायर में क्या फर्क है? Inspire. Why would you be a copy of someone? Be your own original self. तो वो लाइन कहाँ ड्रॉ करेंगे? मतलब ये मेरे एक आर्टिस्ट से हमेशा ये सवाल पूछा जाता है कि एक कॉपी और इंस्पायर के बीच में लाइन कहाँ ड्रॉ करोगे तुम? अरे ये कंपोजर्स के साथ सबसे ज्यादा होता है बिकॉज एंड कुछ लोगों की काफी बार गलती भी नहीं होती बिकॉज 12 ही सुर है दुनिया में. तो कभी कोइंसिडेंटली सबकॉन्शियसली भी कहीं कोई धुन सिमिलर लग जाती है तो लोगों को लगता है कि हाँ इसने बोला है इंस्पिरेशन पर, ये तो कॉपी है. तो वहाँ आई थिंक लोग भी कंफ्यूज होते हैं. एंड उल्टा भी होता है कि कुछ लोग बोलते हैं कि अरे मैं इंस्पायर हो गया तो मैंने एग्जैक्टली वही किया, एंड देन दे डोंट एक्सेप्ट कि ये कॉपी था. तो वहाँ पे वो फाइन लाइन होता है कि जिसको समझ होती है उसको समझ जाता है कि ये कॉपी वाला कॉपी है या इंस्पिरेशन है जो सिमिलर साउंड करता है. ओके. सिमिलर साउंड करता है तो इंस्पिरेशन है. अगर सेम साउंड करता है तो कॉपी है. थोड़ा मतलब थिन लाइन है, बहुत बॉर्डर लाइन. या एज एन ऑडियंस आपको समझ नहीं आना चाहिए. सो अगर मैं पूछूं कि ये इंडस्ट्री कैसा आपको सूट कर रही है तो क्या जवाब होगा आपका? Yeah, I'm having fun.
एक्चुअली। हम्म एंड आज लाइक ये दौर में और ज्यादा, बिकॉज इंडिपेंडेंट म्यूजिक इज ग्रोइंग, तो अपॉर्चुनिटीज और खुल गई है। ऐसा नहीं है कि लोग सिर्फ प्लेबैक कर रहे हैं या सिर्फ वेब सीरीज के प्रोजेक्ट्स में गा रहे हैं श्योर या सिर्फ शोज कर रहे हैं। जी एवरीथिंग इज वर्किंग, सब खुल गया है। अभी लॉकडाउन से सबका माइंडसेट चेंज हो गया है। सो हाँ अगर आपको चॉइस मिले, या चॉइसेस बहुत दे रहा हूँ मैं आज तो हाँ, अगर आपको चॉइस मिले कि आप एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट बने रहें और या फिर किसी लेबल के अंडर आ जाएं, सो व्हाट डू यू प्रेफर? इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट। आई वुड वांट टू वर्क विद एवरीवन, ऐसे रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। ऐसा क्यों? बिकॉज आप लेबल के साथ होते हो तो आपके काफी ये कमिटमेंट्स उसके साथ हो जाते हैं। एवरीथिंग हैज टू बी दोनों की तरफ से सोच के डिसीजंस लेने पड़ते हैं, कितने अप्रूवल लेने पड़ते हैं, कुछ चीजें आपको अलाउड नहीं होती बिकॉज लेबल के बेनिफिट में होना चाहिए आप जो भी कर रहे हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो इफ यू आर एन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट, जी तो आई थिंक देयर इज नो फ्रीडम, बिकॉज आपको कुछ अप्रूवल या ऐसे कुछ है अथॉरिटी। सो अगर मैं पूछूं आपसे कि एज यू आर अ सिंगर, स्टेज परफॉर्मर, आपने इतने सारे सोलो रिलीज कर रखे हैं, अभी आप बॉलीवुड में भी जाना स्टार्ट कर दिया आपने प्रॉपर इंडस्ट्री में। सो अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई ऐसा इंसान है, कोई बच्चा है जो इंस्पायर करता है कि वो जाना चाहता है, इस इंडस्ट्री में आना चाहता है, Yeah. सो व्हाट वुड बी योर एडवाइस? practice and learn, always keep learning सब चीजों से, सब म्यूजिशियंस से, एंड इवन एज अ पर्सन कीप लर्निंग, बिकॉज आप जो लाइफ में भी, मतलब जो लाइफ सिखाती है हमें हर एक दौर में, वो भी आपको एज एन आर्टिस्ट बहुत काम आता है। ओके, तो जस्ट बी ओपन टू लर्निंग एंड ऑलवेज बी अ स्टूडेंट। इज देयर अ स्टेप बाय स्टेप गाइड टू बिकम अ म्यूजिशियन, और इट्स अ फॉरेस्ट कि जाना है, रास्ता फिगर आउट खुद ही करना पड़ेगा, या फिर एक स्टेप बाय स्टेप गाइड है? आई थिंक म्यूजिशियन बनने के लिए आप में इनेटली, नेचुरली म्यूजिक की समझ होनी चाहिए। हाँ फिर आप खुद को ग्रूम करके और रियाज करके और सीख के उसको, लाइक हम बोलते हैं ना, हीरे को तराश ऐसे के। घिसना पड़े तो वो हीरे, स्टोन को घिसना पड़े तो वो हाँ हीरा बनता है। हाँ इट्स दैट प्रोसेस। अगर आप में वो बात है, वो समझ है म्यूजिक की, जो सब में हाँ नहीं होती, हाँ either you're born with it or you're not born। ओके या बिकॉज डांस हम फिर भी किसी को सिखा सकते हैं, ऐसा मैंने सुना है। जी लाइक अगर किसी को रिदम की थोड़ी बहुत समझ हो पर उसको वो बॉडी मूवमेंट्स की जैसे आदत ना हो, तो आप किसी को डांस सिखा सकते हो। पर किसी में अगर म्यूजिकलिटी नहीं है तो आप उसको म्यूजिक नहीं सिखा सकते। अच्छा, मतलब यू आइदर यू आर बोर्न विथ इट और नॉट। या म्यूजिक इज वन ऑफ दोज, इट्स आई थिंक इट्स द ओनली मैजिक इन द वर्ल्ड जो बचा हुआ है। सो म्यूजिशियनशिप अगर आप में है, वो समझ है म्यूजिक की, तो आप उसको ग्रूम कर सकते हो, सीख सकते हो उसको और बेटर 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 कर सकते हो। ओके, तो वो समझ जिसमें नहीं होती, वो नहीं होती फिर। इंटरेस्टिंग। आप कुछ और करियर सोच। हाँ, करियर समझ जाएगा। इफ ऐसा ना हो, बिल्कुल भी ऐसा ना हो, बट इफ अगर आप म्यूजिशियन नहीं बनती तो क्या बनती? मैं प्रोबेबली आई थिंक कोई बोरिंग कॉर्पोरेट जॉब में होती, सिर्फ पैसों के लिए। ओके तो कोई एडवर्टाइजिंग या मार्केटिंग वाली फील्ड में होती, बिकॉज मैंने बीएमएम किया है, मैंने बैचलर्स ऑफ मास मीडिया स्टूडेंट, एंड मैं एक्चुअली मेरे मास्टर्स के लिए, मतलब हायर स्टडीज के लिए कनाडा जाने वाली। ओह, वो प्लान कैंसिल करके मैं वापस इंडिया रह गई टू बिकम अ म्यूजिशियन। सो ये चॉइस आपको फुलफिल कर रही है? या एब्सोल्युटली, एंड इसमें भी योगदान इसका ही है, लॉकडाउन का। लॉकडाउन? बिकॉज मैं तभी जाने वाली थी, एंड लॉकडाउन की वजह से मेरा वो वहाँ पे वो कंट्री में कोर्स पूरा ऑनलाइन हो गया, बिकॉज Okay. वहाँ पे भी लॉकडाउन था। तो हम सबने सोचा कि तो फिर अब जाके क्या फायदा, अगर ऑनलाइन ही करना है तो इंडिया से कर लो। और इंडिया से करके क्या फायदा, क्योंकि आप तो कैंपस एक्सपीरियंस के लिए जा रहे हो, वो कंट्री के एक्सपीरियंस के लिए जा रहे हो, इंडिपेंडेंस के लिए जा रहे हो, खुद से रहना भी तो सीखोगे। तो देन इसका कोई पॉइंट ही नहीं है। सो मैंने वो प्लान ही कैंसिल कर दिया। 2 साल लॉकडाउन में तो पूरी दुनिया फंसी थी। एंड देन आई हैड टू मेक अ वेरी फर्म चॉइस कि अगर मैं रह रही हूँ इंडिया में, तो देन आई ओनली हैव म्यूजिक। अगर मुझे स्टडीज आगे परस्यू नहीं करनी है, तो मेरे पास एक ही टैलेंट है, तो मेरे पास वही एक चॉइस है कि मैं उसमें ही इतनी डूब जाऊं एंड उसको प्रोफेशनली परस्यू करूं। सो दैट इज व्हेन द स्विच हैपेंड। मुझे अपनी पास्ट लाइफ के बारे में बताइए कि जब ये म्यूजिशियन की जर्नी आप स्टार्ट करी थी, जैसा आपने बोला आप हायर स्टडीज़ के लिए बाहर जाने वाले थी, तो आपने एक चॉइस चूज़ करी कि या तो आप म्यूजिशियन का करियर फॉलो करेंगी या फिर यू विल गो फॉर हायर स्टडीज़। सो
was that time was tough? टफ इतना एक्चुअली था नहीं, बिकॉज इट फेल्ट लाइक या मैं दिल की सुनूं हम्म या तो मैं दिमाग की सुनूं. हम्म ऐसा नहीं कि दिल दिमाग दोनों ही म्यूजिक में नहीं लगता, बट दिल से म्यूजिक करना था हम्म हमेशा. हम्म पर वही वो होता है ना कि पता नहीं लाइक इसमें कोई लाइक सैलरी की गारंटी नहीं होती, तो कितना सिक्योर जॉब है फाइनेंशियली ये नहीं पता. हम्म तो वैसे दिल से मुझे ये लाइक म्यूजिक करना था, बट दिमाग ये सारे क्वेश्चंस पूछ रहा था, सो वो दिल दिमाग वाला सीन हो गया था. बट आई थिंक दिल की सुनते तो खुश रहते हैं. इंटरेस्टिंग. सो was that time tough कि आपने ये डिसीजन लिया? स्टार्टिंग में थोड़ा वो था आपको कि मैं गलत तो नहीं कर रही, सेल्फ डाउट टाइप का? हाँ, वो प्रैक्टिकलिटी के मामलों में वो होता है, बट अगेन इट्स देन इट हेल्प्स कि आपका अगर इतना दिल से मन है वो परस्यू करने का, तो देन यू नीड टू हैव अ सपोर्टिव फैमिली जो आपको एटलीस्ट एक बार बोल दे कि तू कर यार, मतलब एटलीस्ट तू ट्राई कर, अगर नहीं होगा तो हम हैं. या तो तू तभी फिर सोच लेना कि तुझे कोई डिग्री करनी है, बिकॉज स्टडीज में तो आप कोई भी एज पे सीख सकते हो जी. अगर स्विच करना भी हुआ तो. पर हमें भरोसा है कि तू कर लेगी. ओके. ये अगर आप सुन लेते हो ना अपने लोगों से, हाँ. तो बस आपका भी कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है. हाँ, So एक मैं बहुत बड़ा सपोर्ट रहता है. हाँ, सपोर्ट सिस्टम मैटर्स. तो मेरे लिए इतना टफ नहीं था, बिकॉज आई एम वेरी सपोर्टिव फैमिली. ओके. सो टेल मी अ इंसिडेंट जो आपके लिए मतलब बहुत फनी टाइप हो, कि कभी कॉन्सर्ट में या कभी ऐसा कोई फैन से मिलते टाइम पे ऐसा कोई फनी इंसिडेंट. रिसेंटली मुझे किसी ने आके पूछा था कैन आई टेक अ सेल्फी विद यू, हाँ मेरे कॉन्सर्ट के बाद. मतलब हाँ. मैंने कर लिया था परफॉर्म, पीछे नाम भी आता है ना हमारा हाँ लोगो. हाँ तो मैंने ऐसे, मुझे डाउट किया, मैंने ऐसे पूछा कि मेरा नाम क्या है, हाँ और वो नहीं बोल पाए. तो मैंने से उनकी टांग खींचने के बाद तो मैं सेल्फी नहीं दे दी. हाँ. तो मैंने दे दिया, मतलब कोई बात नहीं, आई एम उन्नति शाह, लाइक सॉरी. तो बड़ा मतलब ऐसा कॉन्सर्ट टाइम में ये बहुत रहता होगा ना, कि ऐसे फनी इंसिडेंट या ऐसे अजीब सी चीजें कि आप भी डाउट में आ रही ये चल क्या रहा है. या ट्रू. और मुझे डाउट था ही कि इसको पक्का मेरा नाम पता नहीं, वो सेल्फी मांग रहा है. इट वाज स्टूडेंट, तो मैंने ज्यादा तक टांग खींची नहीं थी. क्या कॉलेज वो हाई कैसा रहता है जब आप स्टेज में चढ़े होते हो और आपको इतने सारे लोगों के बीच में परफॉर्म करना होता है? या इट इज बराबर बोला आपने, इट इज अ हाई, इट इज एड्रेनलिन रश, एंड वो इतना एडिक्टिंग भी होता है बिकॉज इट्स बेसिकली एड्रेनलिन इज अ हार्मोन. तो ऑफ सीजन में हमें ऐसा लगता है जब हम बहुत टाइम से नहीं ना गए हो स्टेज पे, तो वी लिटरली फील डिप्रेस्ड क्योंकि वो किक नहीं आती. यू क्रेव फॉर इट. You crave for it. It's just like an addiction, but a harmless addiction. इसकी कोई side effect नहीं. So yeah, it's fun. It's fun. You have to have fun. टू बी ऑनेस्ट पता है मतलब ऐसा सरियल सा लग रहा है कि मतलब मेरे को आइडिया ही नहीं है मैं क्या पूछूं कि क्या बात करूं. नॉर्मल अगर आपको कोई चीज़ ऐसे पूछनी है या ऐसे कुछ डिबेट करना है तो प्लीज़. मुझे एक्चुअली अनाउंस करना है क्योंकि मैं जब से ये मतलब जो मैं बोलने वाली हूँ उस पर मैंने जब से काम करना शुरू किया है, मुझे कोई मौका ही नहीं मिला कि या मैं कोई इंटरव्यू या तो मैं कोई पॉडकास्ट पे ये बोलूं कि क्या चल रहा है. तो मेरे अंदर वैसे वो आ रहा है. हाँ प्लीज. So I have been last 1 साल से I've been working on this EP, and जिनको नहीं पता EP क्या होता है, it is basically a short album. हाँ. उसमें टिपिकली 5 या 6 गाने मैक्स होते हैं आई थिंक. जी. मेरी EP में 4 गाने हैं. ओके. एंड मैं मेरे 4th सॉन्ग पे हूँ, सो लाइक लास्ट सॉन्ग पे काम चल रहा है. सो होपफुली वो जल्दी खत्म हो जाएगा, बट मैंने अनाउंसमेंट नहीं की है. ओके. ओह, इट्स एन एक्सक्लूसिव. या ओह माय गॉड. मुझे मौका ही नहीं मिला कभी कोई अभी रिसेंट टाइम पे कोई इंटरव्यू या पॉडकास्ट नहीं किया. एंड ऑब्वियसली स्टार्टिंग में बोल भी नहीं सकते. जी जी. आपको ही नहीं पता वो कब फिनिश होगी, तो आप क्या बोलोगे. हाँ. अभी मैं लास्ट सॉन्ग चल रहा है तो आई एम लाइक ऐसे मैं सोच रही थी कि मुझे अभी मौका मिलेगा कहीं पे कुछ बात करने का या लोगों को बताने का कि एग्जैक्टली अभी करंट से क्या चल रहा है, मैं किस पे काम कर रही हूँ. तो मैं अभी अब बोल सकती हूँ. सो नाउ दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम सेइंग दैट माय EP is almost finished and I'm going to release these 4 songs in this year. Oh, this year. Let's talk about that. Okay. So सबसे पहला कि किस चीज से इंस्पायर होके ये बनाया आपने? लाइफ एक्सपीरियंसेस. ज्यादा तो नहीं मांगूंगा अगर मैं नाम पूछूंगा तो.
एक्सपीरियंसेस का ना, हाँ, सो लास्ट 1 एक्सपीरियंसेस साल का भी, गाने का भी। गाने, ये टफ हो जाएगा थोड़ी, एक्सपीरियंसेस तक रखते हैं चलो। क्योंकि फिर मैं अगर गाने का नाम चेंज कर दूंगी तो लोग आएंगे मुझे मारने के लिए, कह रहा आपने हाँ, तो ये बोला ना। जी 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 जी, तो एक्सपीरियंस तक रखते हैं। ऐसा 1 साल में आई थिंक या तो मैं अकेली हूँ, या तो एक इंसान यूजुअली फेजेस में से गुजरता है। हम्म सो वो प्यार वाला फेज होता है, फिर वो दिल टूटने वाला फेज होता है, फिर सबसे पहले वो क्रश वाला फेज होता है, एंड फिर अक्ल ठिकाने आती है तो वो दिल दुखने वाला फेज होता है। जी। तो ऐसे अलग अलग फेजेस जो मेरे 1 डेढ़ साल में रहे, उसी से इंस्पिरेशन लेके मैंने चारों गाने अलग, थोड़े अलग मूड्स में बनाए। आई ट्राइड टू डू डिफरेंट। सो ये ईपी इसी साल आने वाली है और 4 गाने हैं जो आपकी लाइफ एक्सपीरियंस से इंस्पायर्ड हैं। या ओके। सो हाँ, ये एक ही क्वेश्चन पूछना था मुझे, ये मैं हर आर्टिस्ट से पूछना चाहता हूँ और मुझे बिल्कुल समझ में आता है, ये आर्टिस्ट, शायर, जितने भी क्रिएटिव फील्ड में हैं, हाँ, कि अगर आपको कोई गाना बनाना है या कोई शायरी लिखनी है, ये ज़रूरी है क्या हार्ट ब्रेक होना या किसी ऐसी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आना, हार्ट ब्रेक होना, प्यार होना या घर वालों से लड़ाई होना, कोई भी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आना ज़रूरी होती है क्या? बिकॉज यही एक्सपीरियंसेस आपको कितना सिखाते हैं, लाइक यू एक्चुअली लर्न अबाउट लाइफ एंड व्हाटएवर। लाइक वो हार्ट ब्रेक हो तो आप सीखते हो कि आपने, आप खुद को पूछते हो कि आपने क्या मिस्टेक्स की, हम्म या सामने वाले ने ऐसा क्या किया जो आपको पता चला कि ये अनएक्सेप्टेबल है, या मुझे ये नहीं पसंद है। हम्म तो आप कितनी चीजें खुद के बारे में सीखते हो व्हेन यू गो थ्रू एनीथिंग, पॉजिटिव और नेगेटिव। मतलब प्यार में भी होते हो तो आप काफी चीजें सीखते हो, लाइक यू फील स्पेशल व्हेन समवन फील स्पेशल, मेक्स यू फील स्पेशल, आई मीन। तो ये पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, दोनों ही होना इम्पोर्टेंट है, बिकॉज आप दोनों ही साइड्स से और वो फेजेस में इतनी चीजें खुद के बारे में सीखते हो कि एज एन आर्टिस्ट दैट हेल्प्स यू, लाइक व्हेन यू नो योर ओन सेल्फ, आप वो ऑथेंटिसिटी में होते हो ना खुद के, कि मुझे पता है कि मुझे क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, क्या खाना अच्छा लगता है, क्या पीना अच्छा लगता है। तो वंस यू नो योर सेल्फ दैट वेल, आप अपने आर्ट में दिखा सकते हो। अब आप खुद के बारे में खुद को नहीं जानते, आप क्लूलेस होते हो, तो व्हाट विल यू एग्जैक्टली टॉक अबाउट? बातें ही करनी होती है ना, लिरिक्स इज बेसिकली यू आर टॉकिंग अबाउट। जी। मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, आई थिंक दिस इज वन बिग साइड। हार्ट ब्रेक वाला फेज ये भी होता है कि आप काम ज्यादा करने लगते हैं, डिस्ट्रैक्ट करने के लिए खुद को, या दिमाग सही जगह लगाने के लिए। हम ऐसे सोचते कि आप तो मैं 10 घंटे काम करूंगी, ऐसा। तो वो एक एडिशनल बूस्ट मिल जाता है। मैं पता है और चीज़ों का तो बता नहीं, क्योंकि मे बी मैं कभी ऐसे फेज में नहीं रहा हूँ, बट हार्ट ब्रेक वाले फेज के हिसाब से मैं ये 2 चीज़ें हो सकती हैं। हार्ट ब्रेक वाले फेज को लेकर मैं डिबेटेबल हूँ या पहला तो वही जो आपने बोला कि अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आप इतना काम करते हो कि वो इमोशन आप भुला दो, इसलिए काम करते हो। मे बी दूसरा ये हो सकता है कि उस टाइम पे आपको रियलाइज़ होता है कि कोई रहे ना रहे, मेरा काम मेरे साथ है। एग्जैक्टली। और मैं खुद के साथ हूँ मोर देन एनीथिंग। काम भी कल उठ के शायद ना रहे, who knows, बट मैं खुद इनफ हूँ। ये अगर आपको सेल्फ रियलाइजेशन ईगोइस्टिक वे में नहीं, बट सेल्फ सेटिस्फैक्शन वे अगर आ जाए, तो देन यू नो कि आप क्या डिजर्व करते हो, क्या नहीं करते, सो आपकी चॉइसेस बेटर हो जाती है। एंड इन टर्म्स ऑफ आर्ट, अगेन खुद को अगर जानने लगते हो और खुद के स्टैंडर्ड्स को जानने लगते हो, तो वो स्टैंडर्ड्स अपने क्राफ्ट में भी दिखता है। जैसा अभी आपने बताया कि आपने क्या कहते हैं कि अपने आप को फिगर आउट किया, अपने बारे में और जाना। सो कैन यू टेल कि वन थिंग दैट यू फिगर आउट अबाउट योरसेल्फ जो अभी तक आपको नहीं पता थी? आई थिंक ये ईपी के वक्त ही हुआ था, सो मैं 2 लाइन गा नहीं सकती, लेकिन शेयर कर सकती हूँ। सो आई वांटेड टू राइट समथिंग अबाउट अ हार्ट ब्रेक, लाइक अ सैड सॉन्ग, पर मुझे उसको पॉजिटिव वे में लिखना था, लाइक वो कंप्लेन वाला जो तरीका होता है उसमें नहीं। ऐसा कि ठीक है, जो हुआ वो जाने दे, इट्स ओके, वो वाले उसमें लिखना था कि पॉजिटिवली भी लोग हार्ट ब्रेक से डील कर सकते हैं। ऐसे वो क्या ग्रज रख के, या वैसे नहीं। तो मैं सोच रही थी कि ये ऐसा, मतलब मैं क्या लिखूं, तो मुझे रैंडमली ये 2 लाइंस आई कि तू भी भूल जा, मुझे भी भुलाने दे, हंसी जो थे लम्हे वो बीत जा। नाइस यार। या we had our like good memories, उसको हम रखते हैं अपने दिल में, पर कोई रीजन से वर्कआउट नहीं हुआ तो ठीक है, तू तेरे रास्ते, मैं मेरे रास्ते, बट लाइक नॉट नेगेटिव, पॉजिटिव।
So you don't have any grudges. Yeah, I don't have any grudges, and अगर दो लोग, बिकॉज मेरा सॉन्ग ये बोलता है तो मैं वो लव वाले थीम से मैं बोल रही हूँ, पर ये दोस्ती में भी अप्लाई होता है ये। आई थिंक वो घर पे सिबलिंग्स और पेरेंट्स के साथ भी अप्लाई होता है कि अगर कोई दो लोगों की नहीं जमती हम्म कोई भी रिलेशनशिप में, नॉट नेसेसरी रोमांटिक रिलेशनशिप, दैट डजंट मीन वो दो लोग खराब है। हम्म इट जस्ट मीन्स उनकी नहीं जमती, वो अलग है, दैट इज डिफरेंट। जी तो वो पर्सपेक्टिव से मैंने ये पूरा गाना लिखा था, जिसकी फर्स्ट 2 लाइन्स ये थी कि तू भी भूल जा, फॉरगेट इट, इट्स ओके, मुझे भी भुलाने दे, हंसी जो थी लफ्ज़ प्लीज। पता है आई एम वेरी जेलस। मैं आपको बताता हूँ, मैं और मेरा एक रूममेट था रचित नाम का, हम दोनों इतना बोलते थे कि भाई यार भगवान ने कुछ नहीं दिया हमें, जस्ट बिकॉज ना हम राइटर अच्छे हैं, ना हमें शायरी करना आता है, ना हमारी आवाज़ अच्छी है गाने में। तो एज सच हमारे अंदर इतना एक्यूमुलेट है चीज़ें जो हमें एक्सप्रेस करनी है, बट हमारे पास वर्ड ही नहीं है। या पर ये सबके साथ होता है, मतलब जो लिरिसिस्ट्स, राइटर्स, शायर्स जो भी आपने अभी बोला ये पूरे मोनोलॉग में, ये भी अटकते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको इजीली आता है, लाइक वो राइटर्स ब्लॉक नहीं सुना, हाँ पर होता है, लाइक वो भी अटकता है। आप लोग, मतलब मेरे को ये जानना है, इट्स अ क्वेश्चन फॉर यू कि आप लोग इतने अच्छे उसमें आर्टिकुलेट कैसे करते हैं अपने इमोशंस या थॉट्स को? Yeah, I think this comes very naturally to artists, because artists हम हमेशा constantly अपने emotions के check में रहते हैं। ओके बिकॉज हम जब गाते हैं या लिखते हैं या कंपोज करते हैं तो वी डू इट आउट ऑफ इमोशंस। सो हमें इमोशंस लाइक ऐसे ऊपर रखने की इतनी आदत होती है कि देन यू बिकम एक्सप्रेसिव, यू बिकम आर्टिकुलेट, कि आपको जो बोलना है आप फट से बोलोगे। जी तो एंड ऑफ कोर्स कम्युनिकेशन स्किल्स भी मैटर करते हैं। सो मेरे को ये बताना कि ये प्रोसेस आप लोग भी करते हैं या ये हम जैसे छोटे लोग ही करते हैं? क्योंकि एक बार मैंने एज अ पोइट्री या कुछ ऐसा लिखने का ट्राई किया था, तो आई वॉन्ट टू एक्सप्रेस, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे कोई प्यार भरी शायरी या ऐसा प्यार भरी पोइट्री लिखनी थी, सो मेरे दिमाग में चीज़ें थी जिससे रिलेटेड मुझे वो लिखना है, तो वो एक्सप्रेस नहीं होती, तो मैं कोई ऐसे सैड सॉन्ग या कोई ऐसे लविंग सॉन्ग लगा के वो ऐसे बिल्कुल ऐसे अपने अंदर बिल्कुल ऐसे ज्वालामुखी सा बना के लिखने की कोशिश कर रहा था। डज यू पीपल ऑल्सो डू दैट? आई थिंक दैट इज व्हेन टैलेंट कम्स। फिर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स और आपको क्या फील हो रहा है वो सब एक जगह रह जाता है, क्योंकि वो तो है, पर उसको आप शब्दों में डालोगे कैसे, तो दैट इज व्हेन टैलेंट कम्स। एंड दैट इज व्हाई लिरिसिस्ट्स बहुत कम है, और जो है वो मतलब अच्छे लिरिसिस्ट्स की वो बात होती है कि सब नहीं लिख पाते दिल छूने वाले लिरिक्स, और सब वर्सेटाइल भी नहीं होते। कोई एक टाइप का गाना लिखेगा तो दूसरे टाइप का नहीं लिख पाएगा। सो आई थिंक देन इट कम्स टू योर टैलेंट। लाइक हम बोलते हैं किसी की आवाज अच्छी हो तो जरूरी नहीं कि वो अच्छा गाएगा। तो ये वही बात है कि अगर किसी में कम्युनिकेशन स्किल्स है, पता है कि क्या बोलना है, तो दैट डजंट मीन वो लिख पाएगा। टाइम लगेगा, स्किल इंप्रूव करनी पड़ेगी हम सबको, वो सब अटकते हैं। कंपोजर्स भी तो सोचो ना कि वो मेलोडी बना रहे हैं और उनको पता है कि उनको क्या बोलना है, बट लिखता लिरिसिस्ट है। आप अपने आर्टिस्ट ब्लॉक में क्या करते हो? राइटर्स ब्लॉक, कंपोजर्स ब्लॉक भी होता है बाय द वे, ऐसे मेलोडी में भी अटकते हैं लोग। आप क्या करते हो उस टाइम पे? आई टेक अ ब्रेक एंड देन आई कम बैक फ्रेश माइंड से। तो अगर मैं रात के ऐसे 2-2:30 बजे अगर लिख रही हूँ, तो देन मैं वो बंद करके कुछ शो देखने लगूंगी, लाइक आई कंप्लीटली कुछ और ही करूंगी, कंप्लीटली कुछ और। अच्छा, पोज अपार्ट। हाँ, या एक फ्रेंड को कॉल लगा लूंगी, क्या कर रहे हैं, क्या चल रहा है टाइप्स, लाइक जस्ट टू स्नैप आउट ऑफ इट। एंड ऐसे अगर फिर आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद, या सोने के बाद सुबह उठ के फ्रेश माइंड से अगर मुझे दिन आया, तो 99.99% वो फ्रेश माइंड की वजह से मुझे वो क्रैक हो जाता है। ओके, यू टू बी पेशेंट। आई थिंक पेशेंस इज द की। सो इट मे बी इट जो मैं पूछूंगा वो थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन होगा, बट जो अभी तक का आपका हार्ड टाइम था, जो भी अगर कभी ऐसा हार्ड टाइम रहा, ऐसा हार्ड फेज रहा, उसमें कोई एक ऐसा इंसान जो आपके साथ खड़ा रहा? बिकॉज प्रिविलेज है मेरा कि मैं मुंबई से ही हूँ, लाइक पली बड़ी हूँ मुंबई में, तो आई लिव विद माय फैमिली, सो आई एम वेरी ट्रांसपेरेंट विद माय फैमिली। तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं कोई हार्ट ब्रेक से गुजर रही हूँ तो उनको नहीं पता चलता, लाइक मैं उनसे छुपाती हूँ।
हम्म तो फैमिली का सपोर्ट है, मैं शायद लाइक पूरी डिटेल में बात नहीं करूंगी, पर उनको पता होगा कि क्या चल रहा है, हम्म एंड वो रिस्पेक्ट करेंगे कि वही आके बताएगी, हम उसको नहीं पूछेंगे। हम्म तो फैमिली हैज बीन सपोर्टिव, एंड लाइक उनकी वजह से मैंने काफी चीजें डील करने की स्ट्रेंथ ली है उनसे, हम्म एंड देन फ्रेंड्स ऑल्सो। एंड आई वेरी रिसेंटली, आई थिंक 6 महीने भी नहीं हुए होंगे, आई स्टार्टेड डूइंग थेरेपी, हम्म सो दैट ऑल्सो हेल्प्स। वो अगेन आपको खुद के बारे में बहुत चीजें सिखाता है, लाइक आपको ऐसा लगता है कि ओ ये मेरी आदत रही है, हम्म अच्छा ये मेरी पैटर्न रही है, अच्छा मैं क्यों ओवर थिंक करती हूँ, लाइक ओवर थिंक करती हूँ, या तो होता है या तो नहीं होता, पर वो होता है तो क्यों होता है, और नहीं होता तो क्यों नहीं होता, हम कभी सोचते नहीं, हाँ, हम एक्सेप्ट करके ऐसे हंसी मजाक में जाने देते हैं। टाल देते हैं। पर क्यों, वो होता क्यों है, वाई डज समवन ओवरथिंक, ये आपको थेरेपी में एक प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट या थेरेपिस्ट के साथ बैठ के खुद के लाइक अंदर झांक के पता चलता है कि वो प्रॉब्लम क्या है। ओके। बिकॉज इट्स नॉट नॉर्मल, सब ऐसे पैदा, हम में से कोई भी पैदा नहीं होता ओवरथिंक कर के जैसे, वो हम या तो कुछ हुआ होता है या तो ये हैबिट बन जाती है, एंड फिर वो हैबिट छूटती नहीं और हमको पता नहीं चलता कि वो हैबिट है, हम नेचुरली नहीं करते। तो ये सारे जो ऐसे डीप क्वेश्चंस होते हैं और डीप ये होते थॉट्स, ये सॉल्व करने के लिए आई थिंक थेरेपी रियली हेल्प्स। अगर मैं आपसे बोलूँ कि आप अपने पेरेंट्स को, जो आपके इतने हार्ड टाइम्स में आपके साथ रहे, आपकी स्पेस की रिस्पेक्ट करते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, उनको अगर कुछ कहेंगी तो वो क्या होगा? हाउ वुड यू एक्सप्रेस योर ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स देम? आई थिंक पूरी लाइफ टाइम कम पड़ जाएगी यार, हम अपने पेरेंट्स को कभी नहीं इनफ बता पाएंगे कि उन्होंने हमारे लिए क्या किया है। हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, हाँ। एंड इतनी कोशिश कर सकते हैं कि हम एटलीस्ट वो फॉर ग्रांटेड ना ले, हम्म तो लाइक उसको यू नो या फॉर ग्रांटेड ना ले, उसको हम जताए, लाइक यू से थैंक यू टू योर हम्म पेरेंट्स। या आप कोई, सबका थैंक यू बोलने का तरीका अलग होता है, कोई ऐसे मुंह से बोल के थैंक यू बोलता है, या तो कोई जी। जेस्चर दिखा के करता है, हाँ, पर मेक देम फील स्पेशल, बिकॉज दैट इज ऑल्सो योर जॉब। ये है, पता नहीं टाइम के साथ होता है या फिर एक सर्टेन एज के बाद आता है, बट यू फील वेरी क्लोज टूवर्ड योर फैमिली, जिससे तो एक टाइम पे ऐसा लगता था नहीं भाई मुझे घर छोड़ के भागना है, मुझे घर से दूर जाना है, घर से दूर चाहिए, या फ्रीडम दुनिया चाहिए। देखते हो ना, फिर बट दुनिया देख के पता चलता है कि अरे वही, दुनिया तो बहुत जालिम है। हाँ, जैसे कॉलेज टाइम पे मुझे था, स्कूल टाइम तक मैं अपनी फैमिली के साथ था, तो मुझे कॉलेज बाहर जाना था चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने क्या रखा था, मुझे बाहर जाना है, मुझे बाहर जाना है, तो मैं कॉलेज के टाइम के लिए बाहर गया। मैंने कॉलेज टाइम निकाला, और अभी करेंटली मैं दिल्ली में हूँ। वैसे मैं बॉर्न एंड बॉट अप हूँ उत्तराखंड का, तो मेरी ओके, फैमिली वहाँ रहती है, तो यहाँ पर मैं अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ रहता हूँ। बट करंटली मुझे ऐसा लगता है मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। अभी रिसेंटली, जैसे अभी हम कैमरे के बिहाइंड बात कर रहे थे कि मेरा बर्थडे आने वाला है, अभी 21 को मेरा बर्थडे है, और कल ही मैं निकलने वाला हूँ घर के लिए। ओके, सो इवन एक टाइम था जब हम लोग अपने बर्थडे के लिए एक्साइटेड हुआ करते थे, हफ्ते हफ्ते, महीने महीने ऐसे डेज गिना करते थे, 1 दिन बचा है तो 5 दिन बचे हैं। मुझे बर्थडे की एक्साइटमेंट नहीं है, मुझे घर जाने की एक्साइटमेंट है। मैं आज यही सोच रहा था कि भाई ये चीज़ें इतनी कब चेंज हो गई कि बर्थडे से बड़े ज़्यादा घर होते हो। ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया, घर वालों की याद आ रही है। एक टाइम पे फ्रीडम चाहिए थी, अभी है चाहिए नहीं। वही ना, ठोकरें खाते हैं, दुनिया देखते हैं, हमें पता चलता है कि अपने कंफर्ट जोन के बाहर क्या होता है, हम्म फिर हम वो कंफर्ट जोन क्रेव करते हैं। सो आई थिंक इट्स अ हाँ। पार्ट ऑफ एडल्टिंग, पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप। डू यू लाइक अडल्टिंग? आई हेट इट। आई डोंट थिंक एनीवन लाइक्स आई हेट इट। इट। आई हेट इट विद माई हार्ट। या इट्स चैलेंजिंग। क्योंकि इसमें इसमें जिम्मेदारी लेनी पड़ती है यार। सबसे टफ। अग्रीड। सो वेल मैम, हम अपने पॉडकास्ट के लास्ट सेगमेंट में पहुंच चुके हैं। हाँ ऑलरेडी हाँ। हो गया टाइम। बट हाँ, मज़ा आ रहा था बात करने में। इनिशियली मैं टू बी ऑनेस्ट रहूँगा, ट्रांसपेरेंट रहूँगा, इनिशियली मेरे लिए थोड़ा टफ था, क्योंकि मैं इस फील्ड से बिलोंग नहीं करता, और स्पेशली आप वो थोड़ा मेरे लिए हो गया था, तो मैं थोड़ा ओवरवेल्म और नर्वस टाइप का था कि ऐसा गया स्टार्टिंग में, इसलिए थोड़ा टाइप का गया। बट इन मिड जैसे कन्वर्सेशन स्टार्ट होने लगी, मज़ा आने लगा। आई रियली लाइक्ड इट। आई रियली लाइक्ड इट। I'm glad you said that, but I'm also surprised अगर आपने ये बोला नहीं होता तो मुझे पता नहीं चलता, because you speak really well. And आपकी है वो नॉर्थ वाली एक्सेंट जो सुन के ऐसे ऐसे सुनते ही रहो,
ऐसा मन करता है। थैंक यू वो सो बहुत मच, मीठा बोलते हैं थैंक यू बहुत सो सारे। मच। Yeah, it's very sweet. And I can't believe कि you were nervous. आप बोलते थे तो मुझे पता नहीं चलता, तो आपने काफी कॉन्फिडेंस के साथ उसको मास्क किया। फेक इट अंटिल यू मेक इट। But you did not show it, so that's a talent हाँ, also. ये तो है। ये मैंने एक जगह पढ़ा था कोट कि फेक ब्रेवरी इज ऑल्सो अ ब्रेवरी। जब आप कुछ Yeah, करने का मन नहीं करता फिर भी वो काम कर देते हो, इट्स डिसिप्लिन। तो हाँ, fake वही it till you make it. बस मेरा मेरा वही सिंपल सा फंडा है। मैं फेक करता हूँ जब तक हो नहीं जाता, या तो Yeah. होगा या तो ठीक है निकल जाएगा। पर ये क्रिएटिव इंसान बोल सकता है, पता है वो बोलते हैं ना, डेलुलु इज द ओनली सलुलु। वो आता है इधर से कि डिल्यूजनल थोड़ा बनो, हाँ, ज़रूरी है। तो आप बिलीव करोगे कि वो पॉसिबल है और फिर वो होगा। हाँ, लोगों को लगता है कि नहीं भाई, नहीं भाई, होना पड़ता है तुम्हें डेल्यूजनल जब तुम्हारा एक गोल हो, तो जहाँ पर सिर्फ Yeah. तुम्हें ही दिख रहा है वो। जैसे आपने अभी स्टार्टिंग में बताया कि कंपोजर्स का गाना या म्यूजिशियन के लिरिक्स उनके लिए बच्चे की Yeah, तरह होते हैं। तो absolutely. वो विजन, वो गोल तुम्हें दिख रहा है, वो सबको नहीं दिखेगा। उसके लिए तुम्हें डेल्यूली होना चाहिए। एक हेल्दी अमाउंट का डिल्यूजन भी इतना जरूर, एज अ हाँ, ड्रीमर इम्पोर्टेंट होता ज़रूरी है। है। इफ यू डोंट ड्रीम, आपके ड्रीम्स है ही नहीं, तो आप अचीव क्या करोगे? ट्रू, जस्ट लाइक ट्रू, वेरी ट्रू। सो हाँ मैम, हमारे जो लास्ट पॉडकास्ट का सेगमेंट होता है उसमें हम 3 सवाल पूछते हैं हर गेस्ट से। सो पहला क्वेश्चन होगा, अगर आप अपने पास्ट में जाके कुछ चेंज कर सकते तो वो क्या होगा? म्यूजिक सीखते वक्त मैंने 10th और 12th में मेरे स्टडी से वैसे ब्रेक ली थी, हम्म, वो नहीं करना चाहिए था, ओके। क्योंकि उतनी लर्निंग आपके पीछे चली जाती है। ये एजुकेशन। हाँ, प्रैक्टिस छूट जाती है and all that, तो आप अगर अपनी करंट लाइफस्टाइल में कुछ चेंज करना चाहती तो वो क्या होगा? मुझे कॉफी कम करनी है। आई थिंक मैं हर मीटिंग में कॉफी पिए जाती हूँ, एंड देन दैट डिहाइड्रेट्स योर थ्रोट। फिर हम मीटिंग में बोलते भी इतना है, तो रात तक फिर अगर मुझे कोई से बैठ के रिकॉर्ड करना होता है, तब तो मेरी आवाज चली जाती अच्छा, है। सो आई नीड टू कट डाउन कॉफी। अच्छा, इतना इम्पोर्टेंट भाई यार, ये बहुत माइन्यूट माइन्यूट डिटेल्स का आपको ध्यान रखना पड़ता होगा ना। यू कैन बी लाइक अ चिट चैटर टॉकर पूरे दिन एंड देन एक्सपेक्ट क्या रात को, वो भी कॉफी के साथ, हाँ, मतलब हाँ, डिहाइड्रेशन के साथ, हाँ, कम पानी पी के ज्यादा कॉफी पियो एंड देन बात करते रहो पूरे दिन, तो रात तक आप किसी की भी आवाज चली जाए। ओके। मैं भी थोड़ा चीज़ें ध्यान रखूंगा, मुझे भी इम्प्रूव हाँ, करना है। आपका भी बोलने का प्रोफेशन हाँ, है, हाँ, रियली आई एनी विल श्योरली टेक एडवाइजेस फ्रॉम यू। ड्रिंक मोर वाटर, ओके, ड्रिंक लेस कॉफी, और ये मेरे पे भी अप्लाई करता है। ओके, डन। और थर्ड क्वेश्चन, थर्ड एंड फाइनल क्वेश्चन ये होगा, अगर आपके पास कुछ मैजिक हो या मैजिक वॉन्ड हो तो आप पूरी दुनिया में क्या चेंज लाना चाहेंगी? बहुत बहुत सारी चीजें। एक तो पॉवर्टी शुड बी लाइक निल, रेप्स, सेक्सुअल असॉल्ट्स ओके, दोनों जेंडर्स में होता है, एंड क्रूअल्टी टू एनिमल्स मुझे Okay. बहुत गुस्सा आता है। ओके, जो ये लाइक ड्रग टेस्ट, लैब टेस्ट जो हम एनिमल्स पे करते हैं, या सिंपली हाँ, उनको हाँ, जो तरीके से स्लॉटर करके खाते हैं, ओके, सो एनिमल क्रूअल्टी, आई थिंक ये 3 चीजें, पॉवर्टी, रेप्स एंड एनिमल क्रूअल्टी शुड बी। सो यू आर अ वेजिटेरियन? या ओके, माय बैड। आई शुड बी अ वीगन, तो आई थिंक वो बहुत टफ है, क्योंकि हम इतना टूर पे टूर करते हैं, सब जगह इंडिया में एटलीस्ट सब जगह वीगन ऑप्शंस मिलते हैं, तो हाँ, वेजिटेरियन। वेजिटेरियन इज फिर भी एक्सेसिबल कंपैरेटिवली वीगन। या बट यही है, एंड मैंने ये बहुत लेट में रिसेंटली एक्चुअली सीखा कि अगर आप नॉन वेज नहीं खाते, लेकिन अगर आप दूध पीते हो एनिमल वाला, इट्स बेसिकली क्रूअल्टी ओनली। हाँ, वेजिटेरियंस के लिए बहुत सारी, पता है, बहुत दिक्कतें ये है कि जो हमें मेजॉरिटी चीज़ें वेज भी लगती हैं वो भी नॉन वेज से बनती हैं। मतलब फॉर एग्जांपल, ये मैंने अभी मुझे रिसेंटली पता चला, जो मशरूम्स होते हैं, हाँ, वो डेड एंड डिके जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनसे बनते हैं। सो Correct. एक तरीके से वो भी नॉन वेज में आया, बट आई डोंट नो, उनके लिए हाँ, बहुत बहुत डिफाइनिंग फैक्टर हो जाता है। अगर तुम वेजिटेरियन हो तो तुम्हारे लिए घी, दूध, दही, मटर, ऑल डेयरी प्रोडक्ट्स। करेक्ट। जो काउस को एट द एंड ऑफ द डे हाँ, टॉर्चर करके ही हम इतना प्रोडक्टिव बना, इतना प्रोडक्शन कभी आता ही नहीं। जी, हमारी जी, डिमांड ज्यादा है और प्रोड्यूस कराना पड़ता है, तो आर्टिफिशियल तरीके से और हाँ, केमिकल्स इंजेक्ट
करके उनमें वो ज्यादा दूध निकालते हैं या उनके बच्चे को दूर लेके जाते हैं और पहले हाँ उसमें ले लेते हैं दूध जी 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 एंड देन वो काफ को थोड़ा बहुत मिलता है उसके पोषण के लिए। तो ये भी एनिमल क्रूरल्टी है। तो अगर आप उसको कोई एनिमल को मार के नहीं खाते हो पर आप ये कर रहे हो तो आप सेम ही कर रहे हो। सेम ही है, ज़्यादा फर्क नहीं है। इसीलिए वीगन आई थिंक इज द बेस्ट ऑप्शन बट बिकॉज वो इंडिया में इतना सब जगह अवेलेबल नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ एक्सेसिबल नहीं है थर्ड इतना। वर्ल्ड, हाँ थर्ड वर्ल्ड कंट्री प्रॉब्लम है फिलहाल, तो प्रैक्टिकल नहीं है vegan। ओके सो मैम मेरी तरफ से सारी चीज़ें हो गई हैं। इफ़ यू वांट टू आस्क मी एनीथिंग प्लीज़। How did you find this interview and how did I do? ओके ओके टू बी ऑनेस्ट आपकी तरफ से कोई नहीं था, मेरी तरफ से मैं नर्वस था। और नर्वसनेस में टू बी ऑनेस्ट मैं अभी आपको बताता हूँ नर्वसनेस में मैं लैपटॉप में पॉडकास्ट कर रहा हूँ, मैं इसको चार्ज पे लगाना भूल गया मिड मुझे लगा इसलिए उठ गया। मिड उसमें क्या कहते हैं, नहीं मिड उसमें मेरे को क्या कहते हैं नोटिफिकेशन आया है कि चार्ज का। मैंने कहा ओह शिट भाई ये भी भूल गया। होता है बट एडवांटेज ये था कि जब आप उठे तो मुझे लगा कि ये चार्जिंग के लिए उठे होंगे, तो मुझे भी याद है कि मेरी बैटरी लो है, मैंने भी चार्जर लगाया। ओके तो विन 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 या विन विन सिचुएशन, कैंसिल आउट 50-50। 50-50 हो गया। सो बिफोर एंडिंग दिस इफ देयर इज अ थॉट कोट और योर बिलीफ you want to put it out please. Be kind, stay grounded and enjoy life more. Be kind, stay grounded and enjoy life more. और ये करना इतना ही मुश्किल है every हाँ single day। ये तो है, ये तो है। काइंड रहना उतना ही मुश्किल है, ग्राउंडेड रहना जब तुम हाइट्स में हो मुश्किल है। या एक और सिंपल जवाब मैं बोल सकती थी, प्लीज प्लीज लिव एंड लेट लिव। जियो और जीने दो।